हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताते चलूंगा। ध्यान से देखिए, अपने सिलेबस में अगर हम बात करें तो टोटल 7 चैप्टर हैं। ऊपर के 5 चैप्टर तो हैं, हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। आज हम छठा चैप्टर कर देंगे, फिर अपना एक ही चैप्टर बचने वाला है, इसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, और नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, इसके बाद आपको अपनी क्लास को सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट में जाना है और फिर आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, MCQ पढ़ने हैं तो आप यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मैप वगैरह अगर बनता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, फ्री में सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर जो है ना, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सभी चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर आप कहोगे तो ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप आराम से समझ जाओगे, कुछ भी इसमें आपको मुश्किल नहीं लगने वाला है। ठीक है, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल। तो देखिए, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो उनके मूल निवासी थे, उनके इतिहास को हम जानेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से वहाँ के मूल निवासियों की ज़िंदगी जो थी वो प्रभावित होती है। जो यूरोप के कंट्रीज से लोग आ जाते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, उनके कारण उनको क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मूल निवासी आखिर होते कौन है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे। मूल निवासी क्या होते हैं, किसी क्षेत्र में सदियों से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, जनजाति टाइप के लोग होंगे, वो उस क्षेत्र के लोग होंगे, तो वो मूल निवासी होते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 18वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो गया, मध्य हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी इलाकों में क्या होता है, यूरोप से बहुत सारे अप्रवासी आके बसने लग जाते हैं। यानी कि यूरोप के देशों से इन देशों में बहुत सारे लोग आके बस जाते हैं, उनकी संख्या इनसे ज़्यादा हो जाती है। यानी मूल निवासी जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनकी संख्या कम हो जाती है, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसी को समझेंगे। तो इस कारण क्या होता है, वहाँ से बहुत से जो मूल निवासी थे उनको दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अब उनके स्थान पे कौन आ गए, यूरोप के लोग आ गए हैं। यूरोपीय लोगों ने क्या करा, यहाँ पे अपनी बस्तियाँ यानी कि अपनी कॉलोनी बसा ली। अब इनकी जो कॉलोनी है उसी को उपनिवेश कहा जाता है। अंग्रेजी में तो इसको हम कॉलोनी या कॉलोनिज्म कहते हैं, हिंदी में देखें तो हम इसको उपनिवेश कहते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने क्या करा, जैसे मान लो अमेरिका में, मान लो नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेज आए, ठीक है, किसी क्षेत्र में ब्रिटेन के लोग आए, वो बस गए, यानी कि वो क्षेत्र इनकी कॉलोनी हो गया। ठीक है, वो उनका उपनिवेश हो गया बाद में। उपनिवेश को भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जब यूरोप के द्वारा बनाए गए ये उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तो इन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हुआ। तो हुआ क्या था, ध्यान से समझिए। कि मान लो, एग्जाम्पल मैं आपको भारत का देता हूँ, भारत में भी तो ऐसा ही हुआ था। भारत का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए भारत में हुआ क्या था, भारत में अंग्रेज आए थे। कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, तो यहाँ से अंग्रेज आए भारत में, क्या करने आए, व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। लेकिन क्या वो यहाँ पे खाली व्यापार करते रहे, नहीं, बल्कि जब उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत संसाधन है तो उन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। यानी भारत के कुछ क्षेत्र को अपना गुलाम बना लिया और वहाँ पे वो रहने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों को अपना गुलाम बनाना शुरू करा। तो इस तरीके से भारत क्या हो गया, उनका गुलाम हो गया। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, ऐसे ही अंग्रेजों ने दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, मिडल अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया में बहुत सारे देश हो गए, अफ्रीका में बहुत सारे देश हो गए, सबको इन्होंने गुलाम बनाया, सेम ऐसे जैसे भारत को बनाया था। ठीक है, बाद में कुछ समय के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल के बाद ये देश आज़ाद होने शुरू हुए। जैसे भारत आज़ाद हो गया, ऐसे श्रीलंका आज़ाद हो गया, ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, एशिया के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये देश इनसे, अंग्रेजों से आज़ाद होते गए, वैसे वैसे इनको राज्य का या फिर देश का दर्जा हासिल होने लगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यही आपको समझना था। आगे देखो क्या होता है। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आके बसे थे। ठीक है, एशिया
के लोग भी यहाँ पे आके बस चुके थे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग जो हैं, जो बाहर से आके बसे थे, यहाँ पे बहुसंख्यक हैं। अगर आप आज के समय में भी अमेरिका में जाके देखोगे तो आपको यही लोग दिखेंगे, वहाँ पे आपको एशियन दिखेंगे, आपको यूरोपीय लोग दिखेंगे, ये आज भी वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। और जो वहाँ के मूल निवासी यानी जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, जो यहाँ पे रहते आ रहे थे, उनकी संख्या आपको यहाँ पे कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी संख्या कम हो गई, बाहर से आए बसे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये जो मूल निवासी हैं, ये शहरों में मुश्किल से ही आपको कहीं पे नजर आएंगे। और लोग भूल भी गए हैं कि कभी देश का ज़्यादातर जो हिस्सा होता था इन मूल निवासियों के कब्जे में होता था, मूल निवासी वहाँ पे रहते थे, कभी सब कुछ इनका ही होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म होती गई, बाहर के लोग यहाँ पे जो आके बसे उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती गई। ठीक है, तो ये मूल निवासी किस तरीके से मतलब कमजोर हुए, पूरे इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। सिंपल है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ की जो नदी थी, यहाँ के जो शहर थे, ठीक है, वो देसी नाम थे उनके, क्योंकि भाई किसी भी जगह पे आप जाओगे तो उनके लोकल जो नेम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी नदियों, उनके शहरों के नाम होते हैं, तो इनके नाम भी थे। एग्जाम्पल आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो हो गया, मिसिसिपी हो गया, ठीक है, सिएटल हो गया, ये कुछ इनकी नदी और पहाड़ों के शहरों के नाम है। फिर कनाडा की बात करें तो यहाँ पे सस्काचेवान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका वोलोंगोन हो गया, और ये परामत्ता हो गया। ये सब उनकी लोकल जो देसी लैंग्वेज होती थी मूल निवासियों की, उसी लैंग्वेज में ये सब नाम है, चाहे वो पहाड़ का नाम हो, चाहे वो नदी का नाम हो, चाहे वो शहर का नाम हो, सब देसी लैंग्वेज में होते थे। ठीक है, फिर 20वीं सदी के मध्य तक क्या होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इतिहास की पाठ्यपुस्तक में ऐसे बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तर और दक्षिणी अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी खोज करी है। सोचिए, इतिहास की किताबों में जो भी मिलता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, वो मात्र इतनी मिलती है कि कैसे यूरोप वालों लोगों ने इनको खोजा है। ठीक है, वहाँ के मूल निवासियों के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये जानकारी मिलेगी कि कैसे अंग्रेजों ने इसको खोज लिया। आगे देखते हैं, और उनमें यहाँ के जो मूल बासिंदे थे उनके बारे में शायद ही कभी जिक्र होगा, ना के बराबर आपको मूल निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है, सिवाय ये बताने के कि यूरोपीय लोग जो हैं उनके प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। अब ये भी सोचो कितना गलत लिखा होता था कि यूरोप के लोग जब यहाँ पे जाते थे तो वो उनके साथ दुश्मनी वाला बर्ताव करते थे। ठीक है, इस तरीके से लिखा मिलता है आपको किताबों में। आगे देखो क्या होता है, 1840 के दशक से ही अमेरिका के जो मानव विज्ञानी हैं, उन्होंने इन पे अध्ययन शुरू करा, और 1960 के दशक, ठीक है, 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने मौखिक रूप से के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी वो अंग्रेजों के नज़रिए से मिलेगी, कभी भी मूल निवासियों के बारे में पूछा भी नहीं गया और ना इनके बारे में लिखा गया। लेकिन 1840 के बाद के दशक में देखें, ठीक है, तो कुछ कुछ इनका अध्ययन शुरू हुआ था, और 1960 के दशक के बाद से मूल निवासी जो थे इनके बारे में लिखा जाना शुरू हुआ, और आज इन मूल निवासियों के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें आज के समय में अवेलेबल है। आज भी यहाँ के जो म्यूज़ियम होते हैं वहाँ पे जो देसी कलाकृति है, आदिवासी जो इनकी लाइफस्टाइल होती थी, जीवन शैली होती थी, उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं आपको इस प्रकार से इनके म्यूज़ियम में मिल जाएगी, कि आदिवासियों के कपड़े मिल जाएंगे, उनके औजार मिल जाएंगे, वो किस प्रकार से रहते थे, जानवरों की खाल यूज़ करते थे तो जानवरों की खाल मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज के समय में भी देखने को मिल जाती है। फिर आपका अगला टॉपिक है यूरोपीय साम्राज्यवाद। देखो, यहाँ तक हमको क्या समझना था, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आई तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। हमने क्या समझा कि किस प्रकार से यूरोप के देशों से जो लोग हैं वो जाकर बस गए, कहाँ पे बस गए, अमेरिका में बस गए, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, मिडल अमेरिका में। ठीक है, इसके अलावा आपको अफ्रीका में दिखेंगे, एशिया में दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे, न्यूजीलैंड में दिखेंगे। इन सभी जगहों पे अंग्रेज जो थे, चाहे वो अंग्रेज फ्रांस के हैं वो भी अंग्रेजी मान लो आपको, ठीक है, फ्रांस के लोग, पुर्तगाल के लोग, ब्रिटेन के लोग, ठीक है, स्पेन के लोग, इन सब लोगों ने जाके वहाँ पे ये बसे थे, और धीरे धीरे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया, और इनके जाने के कारण जो वहाँ के खुद के रहने वाले मूल निवासी थे उनको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझनी थी। अब बात करते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद की, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्यवाद बढ़ाया था इन सभी देशों में। तो पहले हम मैप में ना सब कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 11th क्लास में हो, आपको मैप की पूरी जानकारी होगी, वर्ल्ड मैप की, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको जानकारी नहीं है तो आप एक बार ध्यान से मैप को देखिए। देखिए,
ये मैप है, ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ये यूरोप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश हैं, फ्रांस आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, इसमें आपका पुर्तगाल, हॉलैंड, पोलैंड जैसे देश आ जाते हैं, ठीक है, स्पेन आ जाएगा। ये वही देश हैं, फ्रांस वगैरह, जो ज़्यादातर बाकी देशों पे कब्जा करते थे। और इधर आप आओगे तो ये आपका अमेरिका है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका है, बीच वाले हिस्से को आप मिडल अमेरिका, मध्य अमेरिका कह लो, और नीचे वाले हिस्से को साउथ अमेरिका कह लो, ठीक है। ये अफ्रीका है पूरा, इधर ज़्यादातर साउथ अफ्रीका की तरफ या इधर लोग बस गए थे। फिर ये पूरा का पूरा एशिया है जो आप देख रहे हो, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि किस प्रकार से यूरोप के लोग पूरी दुनिया में गए। अब यूरोप के जो लोग थे वो चले गए अमेरिका में, जाके बसने शुरू हो गए, मध्य अमेरिका में जाके बसने शुरू हो गए, दक्षिण अमेरिका में जाके बसने शुरू हुए। फिर यूरोप के लोग अफ्रीका में जाने लगे, ठीक है, अफ्रीका को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये एशिया की तरफ भी गए और ये ऑस्ट्रेलिया में भी जाके बसे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, यूरोप के लोग जो थे वो हर जगह दुनिया में जाके बसने शुरू हो गए, और एशिया के लोग भी इन देशों में आके बसे, ठीक है। और वहाँ पे इनकी संख्या हो गई ज़्यादा, और वहाँ के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी संख्या हो गई कम, और उनको मजबूर होकर दूसरी जगह पे बसना पड़ा, ठीक है, पीछे हटना पड़ा। तो ये सारी कहानी जो है हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार जो था 17वीं सदी के बाद इन्होंने बंद कर दिया था। स्पेन और पुर्तगाल जो थे इन्होंने भी बहुत सारे देशों को कब्जे में लिया था, अमेरिका में भी अपना साम्राज्य फैलाया था, लेकिन 17वीं सदी में इन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया कि जितना आ गया उतना ठीक है, अब हम अपने साम्राज्य को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, तब तक फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे यूरोप के देश हैं। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड सब ये यूरोप के देश हैं। तो इन्होंने तो यहाँ पे बंद कर दिया, लेकिन फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जो थे ये दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो होता क्या था कि ये देश जो थे ना, ये मेनली इनका उद्देश्य जो था वो कहीं पे अपना उपनिवेश बनाना नहीं होता था, ठीक है। अपने मतलब अपना गुलाम बनाना इनका उद्देश्य होता नहीं था। ये व्यापार करने वाले लोग थे और पैसा कमाने वाले लोग थे, ये हर जगह अपना प्रॉफिट निकालते थे खाली। लेकिन जब इन्हें लगा कि भाई यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तब इन्होंने ऐसा करा। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में, बंगाल में। किस लिए आए थे भाई, व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए आए। लेकिन जब उन्हें व्यापार करते करते ऐसा महसूस हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास कच्चा माल है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है, और इन संसाधनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, हम यहाँ से कपास ले सकते हैं, यहाँ पे हम नील की खेती करा सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब इनको लगा यार कि हम इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, तब उन्होंने भारत को क्या करा, अपना गुलाम बनाया। ऐसे ही अंग्रेज जब इधर गए अमेरिका की तरफ या अफ्रीका की तरफ, वहाँ पे भी इनको फ़ायदा दिखा तो इन्होंने उनको भी अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही चलता रहा। तो ये आपको समझना है कि अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, हर जगह इन्होंने क्या कर दिया, सबको अपना उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया, अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। अब अंग्रेजों का उद्देश्य जो था, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अंग्रेजों का उद्देश्य प्रारंभ में यानी शुरुआत में उपनिवेश बसाने का नहीं था। यानी शुरू में जब वो कहीं जा रहे थे तो वो अपना उपनिवेश बसाने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन 18वीं सदी में उनको दिखने लगा था कि मुनाफे की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हम इन लोगों को यहाँ पे मतलब अपने लोगों को यहाँ पे बसा दें, इन लोगों को अपना गुलाम बना लें, इनके संसाधनों का हम इस्तेमाल करने लगें, यूज़ करने लगें, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब इनको ये चीज़ में आ गई थी, तब इन्होंने अपना उपनिवेश बसाना शुरू किया था, ठीक है। शुरू में तो ये व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन बाद में इनको समझ में आ गया था। आगे देखो क्या होता है, दक्षिण एशिया में व्यापारिक जो कंपनियां हैं, इन्होंने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया। अब दक्षिण एशिया में भारत भी आ जाता है, भारत में भी यही करा इन्होंने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, हमारे व्यापार पे कब्जा कर लिया, राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया। हमारे जो राजा वगैरह थे उनको उनके इलाके से हटाकर खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या करा, जो स्थानीय शासक होते थे, जो लोकल वहाँ के राजा होते थे, उनको हरा दिया, पराजित किया, और अपने इलाके का विस्तार किया। यानी उनको पराजित करके अपने इलाके में उसको शामिल कर लिया। पहले इन्होंने एक इलाका जीता, ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा इलाका जीता, फिर तीसरा इलाका जीता। इस तरीके से धीरे धीरे से इन्होंने अपना क्षेत्र क्या है उसका खूब विस्तार करा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
इन्होंने जो पुरानी प्रशासकीय व्यवस्था थी जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है, उसको जारी रखा पहले जैसा, और भूस्वामियों से कर वसूलने शुरू कर देते हैं ये। यानी जो जमींदार लोग होते थे, जिनके पास जमीनें वगैरह होती थी या किसान वगैरह थे, उन सब से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो उस टैक्स से इनको क्या होने लगा, खूब सारा मुनाफा होने लगा, यानी खूब सारा इनको पैसा मिलने लगा, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए रेलवे का निर्माण करा। अब यहाँ पे ये सोचोगे आप कि अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत को रेलवे दी, ठीक है, अंग्रेजों ने तो रेलवे भारत में बनाई थी। तो क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे कि वो हमारी चिंता करते थे कि भाई इंडियंस भारतीयों के लिए रेलवे बना दें? तो ये गलत है। अंग्रेजों ने रेलवे हमारे लिए नहीं बनाई, अंग्रेजों ने रेलवे अपने लिए बनाई थी ताकि उनका व्यापार अच्छे से हो सके। माल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे अगर रेलवे से, तो उनको फायदा होता था, सस्ता पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, रेलवे बनाई। फिर उन्होंने खदानें खुदवाई, हमारे लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए, और बड़े बड़े बागान स्थापित करवा दिए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, हमारे हर संसाधन का इस्तेमाल करा। उन्हें लगा भाई यहाँ पे कोयले की खदानें हो सकती हैं, उन्होंने उसको कोयले की खदानें लगवाई। उनको लगा यहाँ पे बड़े बड़े बागान स्थापित किए जा सकते हैं, उससे पैसा कमाया जा सकता है, उन्होंने बागान बनवा दिए। उनको लगा भाई यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए रेलवे चाहिए जिससे कि हम अपना व्यापार आसान से कर पाए, तो उन्होंने रेलवे लगा दी, ठीक है, रेलवे का निर्माण करा। सब कुछ अंग्रेजों ने क्यों करा, अपने फायदे के लिए किया। दुनिया भर में इन्होंने उपनिवेश बनाया, पैसा लगाया। देखो अब पैसा कमाना है तो कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा भाई, तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तट पर ही व्यापार करते रहे, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका है, जब आप साउथ अफ्रीका का मैप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में आप देखोगे कि ज़्यादातर जो लोग थे ना, साउथ अफ्रीका को अगर छोड़ दें तो पूरे अफ्रीका में ज़्यादातर जो लोग थे वो समुद्र का जो तट होता था, ठीक है, समुद्री जो तट होता था, ज़्यादातर ये यहीं पे बसे हुए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में तो ये अंदर तक चले गए थे, बाकी अफ्रीका में ये समुद्र के तट तक बसे थे। फिर 19वीं सदी के आखिरी दौर में इन्होंने अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस करा, फिर ये अंदर के इलाकों में भी जाने लगे थे। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच में अपने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका को बंटवारा करने का समझौता हो गया। फिर क्या हुआ, ये यूरोपियन जो देश थे ये आपस में लड़ने लगे थे कि भाई अफ्रीका जो पूरा महाद्वीप है जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, इन्होंने एक समझौता करा कि हम अपने अफ्रीका को क्या करते हैं, बांट देते हैं अपने अपने उपनिवेश के आधार पे। अब मान लो जैसे ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, यहाँ पे मान लो ब्रिटेन का कब्जा है, यहाँ पे मान लो किसी दूसरे का कब्जा है, कहीं पे फ्रांस का कब्जा होगा, कहीं पे पुर्तगाल का होगा, कहीं पे स्पेन का होगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने हिसाब से अफ्रीका को बांट दिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अफ्रीका को अपने 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 उपनिवेश के आधार पर बांटना शुरू करा, ठीक है। तो इस तरीके से अफ्रीका पूरी तरीके से बढ़ चुका था। इसके बाद एक शब्द आता है शैटलर, इसको आप हिंदी में आबादकार भी कह सकते हो। तो ये आपके पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। सेटलर शब्द क्या होता है ये समझिए। सेटलर शब्द ऐसे यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो यूरोप से आकर यहाँ पर उपनिवेशों में बस गए थे और स्थायी तौर पे सेटल हो गए थे, यानी कि वो परमानेंट यूरोप को छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आ गए थे, कुछ इस प्रकार से मान लो, या फिर अपनी कॉलोनी बसाई वहाँ पे रहने लगे, ठीक है। तो सेटलर कौन है, जो यूरोप से आए हुए लोग हैं, आके कहाँ पे बस गए हैं, इन देशों में, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, इनके देशों में आके बसे, ये सेटलर कहलाते थे। अब सेटलर जो है इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोगों के लिए होता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो डच लोग थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो डच लोग थे उनके लिए सेटलर शब्द यूज़ किया जाता था। आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जो ब्रिटिशर होते थे, यानी जो ब्रिटेन के होते थे, जो अंग्रेज होते थे, उनके लिए ये शब्द सेटलर यूज़ किया जाता था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो भी यूरोपियन आए, जितने भी यूरोपियन, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे वो पुर्तगाल के हों, चाहे वो स्पेन के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, तो उन सभी यूरोपीय लोगों के लिए सेटलर शब्द यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो सेटलर शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग आए थे, तो उनके लिए नाम रखे गए, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फिर इन उपनिवेशों की जो राजभाषा होती थी, मोस्टली सभी की भाषा अंग्रेजी होती थी, मोस्टली सभी जगह पे अंग्रेजी भाषा रखते थे ये। लेकिन कनाडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रांसीसी भी राजभाषा होती थी, ठीक है। कनाडा को छोड़ के सब जगह अंग्रेजी थी, लेकिन कनाडा में फ्रांसीसी भी राजभाषा थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की।
तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे ध्यान से। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेके कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेके अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो ये वर्ल्ड का मैप है, बहुत ध्यान से देखो इसे। यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक कर्क रेखा भी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये पूरे हिस्से में इस तरीके से फैला है, कर्क रेखा भी इसी में आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। अब हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे और डिटेल में। नॉर्थ अमेरिका में ये जो हिस्सा है ये पश्चिम का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये पूर्व का हिस्सा है, ठीक है। तो पश्चिम और पूर्व के हिस्से में क्या विशेषता है नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, या यहाँ पे आप प्रशांत महासागर देख रहे हो, अटलांटिक महासागर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। अब इसमें हम पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या था, पथरीले पहाड़ की श्रृंखला है, यानी जो पश्चिम है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है इधर वाला, यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, पत्थर वाले पहाड़ मिलेंगे, ठीक है। अरिजोना और नेवाडा की मरी भूमि है, ठीक है, मरुस्थल जैसी भूमि मिलेगी आपको। थोड़ा और पश्चिम में आते हैं हम तो आपको सिएरा और नेवाडा जैसे पर्वत मिलेंगे, यानी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। पूर्व की तरफ जाएं, यानी कि हम इधर पूर्व की दिशा में जाएं तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े फैले हुए मैदानी इलाके मिलेंगे, बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे झीलें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डेमोग्राफी थी पूरी, मतलब इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था कुछ। फिर इसके बाद मिसिसिपी और ओहियो और अप्पलचैया, ये सब क्या है, ये पहाड़ की घाटियां हैं जो कि अमेरिका में आपको, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी घाटियां और ये सब पहाड़ी क्षेत्र, ये सब आपको अमेरिका में देखने को मिलते हैं। फिर दक्षिण दिशा की तरफ आओगे, यानी कि नीचे की तरफ आओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नीचे की तरफ आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप मैप में देख सकते हो। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप जाओगे तो आपको मैक्सिको दिखाई देता है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा जो है 40% तो जंगल से ढका हुआ है, कनाडा जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उसका 40% अगर हम देखें तो वो जंगलों से घिरा हुआ है। कई क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के, गैस के खनिज संसाधन जो है पाए जाते हैं, जिनके चलते जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, और कनाडा जो है, यहाँ पे बहुत सारे आपको उद्योग देखने को मिलते हैं। आजकल कनाडा में गेहूं हो गया, मकई हो गया, और फल जो हैं वो बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। फिर यहाँ पे मछली का उद्योग भी है, ठीक है, जो कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। तो ये सब हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की। अगर आप वापस से ध्यान से मैप में देखोगे तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, इसमें आपका कनाडा भी आ जाता है। दक्षिण की तरफ जाओगे तो मैक्सिको आ जाता है। पूर्व पश्चिम में देखोगे तो आपको कहीं पे जंगल दिखेंगे, कहीं पे पथरीले पहाड़ दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्थ अमेरिका की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको खनन के उद्योग दिखाई देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे खेती का विकास हुआ है, और खासकर पिछले 200 साल में अगर हम देखें, पिछले 200 साल में तो यूरोप, अफ्रीका और चीन के जो बहुत सारे अप्रवासी लोग यहाँ पे बसे हैं, उनके हाथों यहाँ पे खेती का विकास खूब हुआ है, ठीक है। और यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तर अमेरिका में लोग रहते थे। ये मत सोचना कि केवल बाहर के लोग यहाँ पे बसे तब जाके विकास हुआ है। जब लोग जानते भी नहीं थे अमेरिका के बारे में, तब भी वहाँ पे लोग रहते थे, तब भी वहाँ पे संस्कृति, सभ्यताएं वगैरह रहती थी। वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग रहा करते थे, ठीक है। लेकिन इनके आने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये सिंपल था नॉर्थ अमेरिका। अब बात करते हैं मूल निवासी, ठीक है। मूल निवासी कौन है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के पहले से रहने वाले लोग हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तर अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट को आर पार की जो भूमि थी, ठीक है, वहां पे जो पुल था, सेतु था, उसके रास्ते से एशिया की तरफ से आए थे। और 10,000 साल पहले आखिरी जो हिमयुग है, इसके दौरान ये लोग दक्षिण की तरफ बढ़े। उत्तरी अमेरिका का बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो यहाँ पे बासिंदे जो बसे थे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते से आए थे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, अमेरिका में मिलने वाली जो सबसे पुरानी मानव कृति है, क्या मिला है, यहाँ पे एक तीर मिला है,
यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ एक नुकीला सा तीर मिला है, जो ऐसा माना जाता है कि 11,000 साल पुराना है। ठीक है, सबसे पुरानी जो कीर्ति मिली है अमेरिका से वो ये मिली है, एक तीर मिला है। ठीक है, फिर तकरीबन माना जाता है कि 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई थी तब यहाँ पे आबादी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पुराने पीछे जाते हैं तो ये सारी विशेषता हमें देखने को मिलती हैं। ये लोग क्या करते थे, नदी घाटी के साथ साथ बने हुए गांव में समूह में रहते थे। जैसे मान लो ये नदी है तो इसके जो साथ साथ में जो गांव वगैरह बसे होते थे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते थे क्योंकि यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती है जहाँ पे नदी वगैरह होती है। ये लोग क्या खाते थे, ये लोग नदी है तो नदी में मछली होती होगी तो मछली खाते थे, मांस खाते थे। ठीक है, और सब्जियां भी उगाते थे, मकई उगाते थे, यानी मछली खाते थे और जो मक्का होता है इसको ये लोग क्या करते थे, उगाया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, ये लोग क्या करते थे, अक्सर मांस की तलाश में खूब लंबी लंबी यात्राएं करते थे। मुख्य रूप से ये बाइसन जो होता है ना, बाइसन, ठीक है, ये जंगली भैंसें होती हैं, इसकी तलाश में रहते थे। आप देखो कुछ इस प्रकार की, ये जो आप इमेज देख रहे हो ऐसी होती है जंगली भैंस, ये इसकी तलाश में रहते थे। और घास के मैदान में भैंसें आपको दिखेगी, तो ये घास के मैदान में भैंस जहाँ पे आती थी वहाँ पे ये क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मूल निवासी हैं, जानवरों को क्यों मार रहे हैं, अपने खाने के लिए मार रहे हैं। ठीक है, ये लोग मारते थे उनको और खाते थे, लेकिन ये उतना ही मारते थे जानवरों को जितना इनको भोजन के लिए जरूरत हो। ये कोई बेचने का काम नहीं करते थे, कोई व्यापार नहीं था इनका, जितने की इनको जरूरत थी उतना ही ये मारते थे और उसको खाते थे। तो ये हो गया इनके बारे में जानकारी, मूल निवासी के बारे में। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं करी। बड़े पैमाने पे खेती क्यों नहीं करी ये भी आपको बताऊंगा। और ये अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, क्योंकि देखो अंग्रेजों से पहले की बात करें तो जो खेती होती थी ना, खेती होती थी अपना जीवन गुजारने के लिए, यानी अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, अब मान लो कोई परिवार है वो खेती कर रहा है, तो उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो वो 4 सदस्यों के हिसाब से खेती करेगा कि भाई उसको उन 4 सदस्यों का पेट भरने के लिए खेती हो जाए उतना ही काफ़ी है। वो बेचने और कमाने के चक्कर में नहीं करता था खेती। ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती नहीं करते थे और अपनी जरूरत से ज़्यादा भी नहीं उगाते थे। इसलिए इन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास जो है वो नहीं किया। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े राजशाही या साम्राज्य नहीं बनाए। ये जमीन पर मिल्कियत की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं करते थे। सबसे बड़ी खास बात तो यह कि ये बहुत मासूम लोग थे। ज़मीन जो इनको मिलती थी, जो भी इनके पास ज़मीन थी, अपनी खेती वगैरह कर लेते थे, खुश रहते थे। ये ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं चाहते थे, मिल्कियत वगैरह से इनको कोई मकसद नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये मासूम लोग हैं, भोले लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं। ठीक है, और इनकी परंपरा जो थी उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि औपचारिक संबंध होते थे इनके बीच में और मित्रता कायम करना। ठीक है, यानी ये आपस में मित्रता करके रहते थे, इनके औपचारिक संबंध होते थे। उपहारों का यानी गिफ्ट का ये क्या करते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। व्यापारी नहीं थे ये, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा इनको चाहिए नहीं था। शिकार भी उतना करते हैं जितनी इनको जरूरत हो, फसल भी उतनी उगाते हैं जितनी इनको जरूरत हो। ना बेचने से कोई मतलब है, ना व्यापार से कोई मतलब है, ना लाभ से कोई मतलब है, ना जमीन पे कोई मालिकाना हक चाहिए। खुश रहते थे ये। तो ये इनकी मूल निवासियों की बात है। अंग्रेज जो आए ना वो बहुत चालू थे, अंग्रेजों का समझिए आगे क्या होता है। आगे देखिए, उत्तर अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, हालांकि सारी भाषाएं लिखी नहीं जाती थी। यहाँ पे लोग कुशल कारीगर होते थे, बहुत सुंदर खूबसूरत कपड़े बुना करते थे। ठीक है, और ये धरती को पढ़ सकते थे। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसका मतलब आप समझिए, ये लोग धरती को पढ़ सकते थे। धरती को पढ़ने का क्या मतलब है, यानी ये मौसम को देखकर, जमीन को देखकर सब कुछ समझ लेते थे कि कहाँ की धरती उपजाऊ है, कहाँ की धरती उपजाऊ नहीं है, कहाँ पे कैसी जलवायु, सब कुछ ये समझते थे। क्योंकि जो मूल निवासी लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग, वो आने वाले खतरों को वैसे ही भांप लेते हैं। जैसे मान लो मैंने पढ़ा था कहीं पे भूकंप आने वाला था, तो वहाँ के आदिवासी लोगों ने 5-7 दिन पहले उनको संकेत मिल गया था, वो समझ गए थे कि भूकंप आ सकता है। तो उन्होंने जो समुद्र के आसपास रहते थे वो जगह उन्होंने खाली कर दी थी। ठीक है, वो समझ गए थे कि कोई आपदा आने वाली है, सुनामी आ जाएगी, समुद्र में भूकंप आएगा। तो ये लोग क्या है, ये बहुत नॉलेज होती है, ये समझ जाते हैं, जंगलों से रहते हैं तो प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। फिर जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वो उसी तरह समझते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजों को, जिस प्रकार से पढ़े लिखे लोग लिखी चीजों को समझते हैं, ऐसे ये भूदृश्य को देख के सब कुछ समझ जाते थे। अब बात करते हैं यूरोपियन, जो यूरोपियन हैं इनके साथ इनका मुकाबला।
अब भाई यूरोपियन जो हैं, जो यूरोप में, अब यूरोपियन का मतलब क्या होता है, यूरोप महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है ऐसा मान लीजिए। यूरोप में बहुत सारे देश है, मान लीजिए इसमें स्पेन है जो दूसरों पे कब्जा करता है, पुर्तगाल हो गया, ठीक है, पोलैंड हॉलैंड जैसे देश हो गए, और आपका फ्रांस हो जाएगा इसमें, ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3-4 देशों के नाम लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे देश थे जो एक दूसरे देशों पे कब्जा करते थे, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाते थे। अब इन मूल निवासियों का मुकाबला होता है इन बाहर के लोगों से, यानी यूरोपियन से। देखिए क्या होता है फिर आगे। 17वीं सदी में जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका जो उत्तर का तट है, यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी आते हैं, ठीक है। अब यूरोपीय व्यापारी आते हैं वहाँ पे, तो उनको सुकून मिलता है। क्यों सुकून मिला भाई उनको वहाँ पे जाके? उन्होंने ये देखा कि जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही दोस्ताना था, गर्मजोशी भरा था। उन्होंने बहुत अच्छे से उनसे मुलाकात की, अच्छे से मिले, अच्छे से बातें हुई, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो मूल निवासी थे उनका व्यवहार इनके प्रति बहुत अच्छा होता था। मूल निवासी लोग जो है, अब मूल निवासी का मतलब है ये क्या है, ये बहुत ही भोले लोग हैं, बहुत ही मासूम लोग हैं। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं ये बहुत चंट लोग हैं। चंट लोग का मतलब बहुत चालाक लोग हैं, ये बस अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है। और ये बात मूल निवासी शुरू में नहीं जानते थे। मूल निवासी को नहीं पता था कि जिनसे मिल रहे हैं वो इतने तेज लोग हैं, बाद में इतना नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो इनसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। ये लोग मछली और रोएदार खाल के जो खाल होती है रोएदार, उसका व्यापार के लिए आए हुए थे, ठीक है, जिससे इन्हें देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिलती है। वहाँ के जो देसी लोग थे, ठीक है, अगर अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ के जो लोग थे वो शिकार अच्छे से जानते थे, एक्सपर्ट होते थे, यानी कुशल होते थे शिकार में, तो उनसे इनको मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में ये जब मिसिसिपी के किनारे किनारे गए तो फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग जो हैं वो नियमित रूप से यहाँ पे जमा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इनका मकसद क्या होता था जमा होने का? ये हस्तशिल्प का आदान प्रदान करते थे, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती थी उसका आदान प्रदान करते थे, जो कि किसी खास कबीले में बनती थी। कई बार क्या होता था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते थे जिनका आदान प्रदान जो है वो आपस में करते थे, क्योंकि वो पदार्थ अन्य इलाकों में नहीं मिलते थे। जैसे मान लो एक इलाका ये है, एक इलाका यहाँ है, यहाँ पे कोई चीज़ बनती है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ बनती है जो यहाँ पे नहीं है, तो ये आपस में क्या करेंगे, मिल के एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, आदान प्रदान कर लेंगे। तो ये लोग ऐसा किया करते थे। और देखते हैं, स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपियन लोग जो थे वहाँ के बासिंदों को कंबल देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, ठीक है, और बंदूकें वगैरह देते थे। तो यूरोपियन जो व्यापारी इनके पास आए तो अब क्या करते थे, उस टाइम में ना मुद्रा वगैरह इतना नहीं होती थी, तो ज़्यादातर जो व्यापार में एक्सचेंज सिस्टम होता था, यानी अंग्रेज आए अपने साथ कुछ लेकर आए, वो उन्होंने उनको दे दिया और उनसे अपने काम की चीज़ ले ली, तो आपस में अदला बदली कर लेते थे, यही व्यापार हो जाता था इनका। तो देखिए, स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपियन लोग जो थे वहाँ के बासिंदों को क्या देते थे, कंबल देते थे, लोहे के बर्तन देते थे। अब ये लोहे के बर्तन को ये मिट्टी के बर्तन की जगह पे इस्तेमाल करने लगे थे। इनको बंदूक दे देते थे, ठीक है। अब बंदूक से इनको शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि ये लोग शिकार करते थे तीर धनुष से। अब तीर धनुष के बदले इनको बंदूक मिल गई, तो तुरंत ही उड़ा देंगे जानवर को, तो इनको आसानी हो गई। और एक और काम करा अंग्रेजों ने, अंग्रेज इनको शराब देते थे। अब अंग्रेजों ने इनको शराब देके शराबी बना दिया, बोले तो नशेड़ी बना दिया। तो अब इनको शराब मिलने लगी, तो इनको मजा आने लगा भाई शराब पी पी के। तो वहाँ के बासिंदों को पहले शराब के बारे में जानकारी नहीं थी, अंग्रेजों ने इनको लगाई ये लत, तो वे जल्दी ही क्या हुआ, इसके शिकार हो गए। क्योंकि अब दारू पीते थे भाई, नशा चढ़ता होगा, मजा आ जाता होगा उनको। तो जो जो कि यूरोपीय लोगों के लिए एक अच्छी बात साबित हुई, क्योंकि उन्होंने उनको नशेड़ी बना लिया। अब अपनी व्यापार की शर्तें उन पे थोप देंगे, ठीक है। तो इससे अपनी व्यापार की शर्तें भी उन पे थोपना आसान हो गया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण कर ली। अब देखो, यूरोपियन है, अंग्रेज है, अंग्रेजों के पास है शराब, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या करा, मूल निवासियों को दे दी शराब, ठीक है। अब मूल निवासियों ने अंग्रेजों को दे दी तंबाकू। उनके पास तंबाकू होती थी, उन्होंने बोला ले भाई तंबाकू लो, खैनी बनाओ और खाओ, मजे करो। तो आपस में इन्होंने क्या करा, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका व्यापार चल रहा था। फिर अब बात करते हैं कुछ पारंपरिक धारणाओं की, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या था कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे वो सभ्य मनुष्य की पहचान जो करते थे वो करते थे एजुकेशन के हिसाब से।
उनके संगठित धर्म के हिसाब से, उनके शहरीकरण के आधार पे, ठीक है। जैसे कि आप किसी को सभ्य मानोगे तो आप सभ्य कैसे मान सकते हो कि कोई सभ्य है या असभ्य है, तो आप यही देखोगे ना कि उसका बोलने का तरीका कैसा है, तमीज से बोलता है या नहीं बोलता, उसका व्यवहार कैसा है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, बहुत सारी चीजें देखोगे। तो ऐसे ही जो 18वीं सदी में जो पश्चिमी यूरोप के लोग जो थे वो सभ्य लोग किसको मानते थे, जो साक्षर हो, यानी जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो किसी संगठित धर्म से हो, उसके अंदर शहरीपन होना चाहिए, यानी शहर का हो यानी नगर का हो, तो वो उसको क्या मानते थे, उसको सभ्य मानते थे, ठीक है। और इन लोगों को अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो असभ्य लगते थे। असभ्य क्यों लगते थे भाई, क्योंकि वो उतने साक्षर नहीं होंगे, ठीक है, संगठित धर्म से नहीं होंगे, उनके अंदर शहरीपन नहीं था, ठीक है। तो फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री यानी फ्रांसीसी एक फिलोसोफर है जिनका नाम है जा जैक रूसो, ठीक है, इसको शॉर्ट में आप रूसो ही मान लो। तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे रूसो, ठीक है। ये रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए लोग तारीफ के काबिल थे, यानी कि ये लोग जो है, अब समझिए, कुछ लोग अमेरिका के मूल निवासियों को कह रहे हैं ये असभ्य हैं, ये तो गंदे हैं, ये तो बेकार हैं, उनको असभ्य मानते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको तारीफ के काबिल मानते नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं, तो मासूम लोग हैं, तो भोले लोग हैं, तो शरीफ लोग हैं। लेकिन कुछ उनको असभ्य भी मानते हैं। तो लोगों का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। तो कुछ के लिए वो असभ्य है, तो कुछ के लिए वो तारीफ के काबिल भी हैं, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे, ठीक है। वो फालतू की चीजों में नहीं पड़े हुए थे, बिल्कुल मासूम लोग होते थे। और इसके लिए एक प्रचलित पद था, एक शब्द था जिसको कहा जाता था उदात उत्तम जंगली, यानी कि द नोबल सेवेज जिसको कहा जाता था, यानी कि जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति हो, जंगल से प्रेम करता हो, ठीक है, जंगलों से जुड़ा हो, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता था। एक दूसरा नजरिया भी है, अंग्रेजी के कवि हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इन्होंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है समझते हैं। तो ये और रूसों में कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासियों से कभी मिले नहीं थे, ये लोग ना उनसे कभी मिले थे, ना उनको ज़्यादा जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बारे में लिखा, क्या लिखा, इन्होंने ऐसा लिखा कि जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जहाँ पे कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने या उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने का अवसर बहुत कम होता है, ठीक है। यानी इनको डेवलप करने का ज़्यादा कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि ये लोग रहते हैं जंगलों में। जिसका मतलब ये है कि प्रकृति के पास रहने वालों की जो कल्पना शक्ति होती है और जो भावना होती है वो बहुत कम होती है। ज़्यादा वो इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ज़्यादा वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, कभी जंगलों से बाहर ही नहीं निकलते, बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, जो भी है उनके सामने बस जंगल है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा कल्पनाशील नहीं होते, ऐसा इन्होंने इनके बारे में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये दो लाइनें ना बहुत कुछ कह रही हैं कि कैसा नजरिया है। देखो, दो तरीके के लोग हैं, एक तरफ है मूल निवासी, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के मूल निवासी हैं, और दूसरी तरफ है यूरोप के लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं, ये चालाक लोग हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आदान प्रदान, ठीक है। यूरोपीय लोग उनको कंबल दे देते हैं, लोहे के बर्तन दे देते हैं, बंदूक दे देते हैं, शराब दे देते हैं, ठीक है। और बदले में ये इनको क्या करते हैं, रोएदार खाल दे देते हैं, मछली दे देते हैं, या फिर अन्य वस्तुएं दे देते हैं। तो एक्सचेंज इनके बीच में चल रहा है। लेकिन मूल निवासियों के लिए ये जो लेन देन चल रहा है, ये दोस्ती में एक गिफ्ट के रूप में मान रहे हैं कि चलो यूरोपियन हमारे दोस्त हैं और वो हमको एज ए गिफ्ट दे के जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन समझ रहे हैं, मूल निवासी समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत शरीफ है, उनको पता ही नहीं है कि यूरोपियन कितने तेज हैं, कितने चंट हैं, और कैसे कैसे वो उसका इस्तेमाल करते हैं आगे ले जाके, ठीक है। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले जो यूरोपियन है, यूरोपियन जो है वो अमीरी का सपना देख के आए हैं, क्योंकि उनको पता है भाई वहां पे जो चीज लेके जा रहे हैं ना उनसे, वो महंगे में बेच के पैसा कमाने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल जो था वो माल था, यानी जो चीज इनके लिए गिफ्ट है वो दूसरे के लिए माल है। माल का मतलब यहाँ पे आप वो मत समझना, यहाँ पे माल का मतलब है एक प्रोडक्ट है जिसको वो बाहर ले जाके बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। माल का मतलब एक ऐसी चीज जिसको वो बाहर बेच के अच्छा पैसा कमा लेंगे, उनके लिए वो अलग था, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। अब वो वहां से जो भी लेकर आते हैं यूरोपियन इनसे, उसको यूरोप में बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इन बेची जाने वाली चीजों के जो दाम है,
ठीक है, वो उसकी डिमांड के आधार पे साल दर साल बदलती रहती है। मान लो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी वस्तु की डिमांड कम होगी तो उसके प्राइस नॉर्मल रहेंगे। तो यही बात है यहाँ पे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे कि उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। मूल निवासी जंगलों में रहने वाले लोग, गरीब लोग, साधारण लोग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लोग, बिल्कुल भी लालच नहीं, बिल्कुल भोले एकदम मासूम ऐसे लोग थे। उनको थोड़ी पता था कि ब्रिटेन में कोई बाजार होता होगा, वहाँ पे ये लोग इस चीज़ को, जो चीज़ उनके लिए नॉर्मल चीज़ है वो उसको बहुत महंगा बेच के पैसा कमाते होंगे। मूल निवासी तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये इनके बीच में चल रहा था रिलेशन व्यापार का, ठीक है। आगे देखो, उनके लिए तो ये सब पहेली की तरह था कि यूरोपियन जो व्यापारी हैं उनको चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान दे देते हैं और कभी बहुत कम देते हैं, ठीक है। जो मूल निवासी थे वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि यूरोपियन लोग आते हैं हमसे जो चीज़ें बदलते हैं, कभी कभी तो हमको बहुत सारा सामान दे जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा सामान देते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो वे यूरोपियन लोगों के लालच को देखकर कभी कभी दुखी होते थे। उन मूल निवासियों को समझ में आ गया था कि जो ये यूरोपियन हैं, जो अंग्रेज हैं, ये बहुत लालची हैं और उनके लालच को देखकर ये क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। अब देखो, प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए इन्होंने सैकड़ों ऊद बिलाव जो थे उसको मार दिया था, ठीक है। अब क्यों अंग्रेज आते थे, यूरोपियन आते थे तो क्या मांगते थे, खाल मांगते थे, रोएदार खाल मांगते थे। अब रोएदार खाल किससे मिलेगी, ये जो ऊद बिलाव नाम का जानवर होता है इससे मिलेगी। तो इनको अब वो उनको देना होता था ये खाल। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो जानवर थे जंगल में, ऊद बिलाव जो थे, ऊद बिलाव आप देखो बहुत ही मतलब क्यूट सा ये जानवर होता है, बहुत ही मासूम सा लगता है। इसको बेचारों को इन्होंने क्या करा, मार दिया, उसकी खाल निकाली और वो खाल क्या करते थे, अंग्रेजों को देते थे, ठीक है। जिससे ना मूल बासिंदे काफी विचलित थे, बहुत दुखी होते थे कि उनको मजबूरी में इतने सारे ऊद बिलाव मारने पड़ रहे हैं। वो थोड़े अंदर से दुखी हो गए थे। उनको ऐसा लगता था कि वो जो उनको कर रहे हैं ना उनके साथ, फ्यूचर में कभी ना कभी जानवर उनसे बदला लेंगे। आज तुम जानवरों को मार रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जानवर तुम्हें मार देंगे, ऐसा इनको लगता था। तो ये अंदर से दुखी रहते थे। यूरोपीय व्यापारी जो थे, इन लोगों के पीछे अमेरिका में बसने के लिए कई और लोग भी आ गए, क्योंकि भाई अब यूरोपियन जो थे अमेरिका में जो देखते थे वहाँ जाके यूरोप में बताते थे। तो यूरोप के लोग जो थे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, कहते थे अच्छा अमेरिका ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बस गए। कुछ लोग जो थे वो ईसाइयों से परेशान थे, ठीक है। यानी ईसाइयों, क्रिश्चियन में भी कई सारे समुदाय होते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद हो गया और अलग अलग तरह के समुदाय होते हैं, वो आपस में नहीं बनती, जैसे कैथोलिक वालों से नहीं बन रही उनकी, ठीक है। तो ये लोग अपने देश में कहीं ना कहीं धर्म की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि चर्च की बहुत चलती थी और चर्च के कारण वो रहते थे दुखी। इसीलिए वो उत्पीड़न उनका जो हो रहा था ना, तो वो उत्पीड़न के कारण क्या हुआ, अमेरिका में बस गए। उन्होंने सोचा यार छोड़ो यूरोप को, जाके अमेरिका में बस जाते हैं। अमेरिका में ज़मीन भी बहुत सस्ती थी और अमेरिका में सब कुछ मिल जाता था इनको। तो उनमें से बहुत से लोगों ने यूरोप को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में क्या हो गए, आकर ये बस गए, ठीक है, अमेरिका में चले आए। जब तक वहाँ पे खाली ज़मीनें थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये मूल निवासियों के गांव की तरफ बस बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, नज़रिया अलग अलग है दोनों का। फिर से मैं नज़रिया समझा देता हूँ। एक तरफ है मूल निवासी, ठीक है, दूसरी तरफ है यूरोपियन। अब आप समझ गए हो कि यूरोपियन जो है बहुत चालू हैं, ये केवल व्यापार करते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मूल निवासी क्या है, बहुत ही भोले लोग हैं, ठीक है। मूल निवासी जो है जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, ये जंगलों से प्यार करते हैं। अब जंगलों से प्यार करने का मतलब है जंगल को ये नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जंगलों में रहते आए हैं, ये नहीं चाहते जंगलों को नष्ट करें। लेकिन यूरोपियन को जंगलों को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यूरोपियन क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को नष्ट करो और उनको खेत में बदल दो। भारत में भी तो ऐसा ही करा था ना इन्होंने। तो ये चाहते हैं। आगे देखो क्या होता है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, मूल निवासी और यूरोपियन लोग जब जंगल को देखते हैं तो उनकी निगाह अलग अलग तरीके से होती है। जब कोई मूल निवासी जंगल को देखेगा, कहेगा कितना सुंदर जंगल है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये हमारे जानवर यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हम रह सकते हैं, वो अलग नज़रिए से देखेगा। वो कभी भी जंगल को काटने, जंगल को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जब उसी को एक यूरोपियन देखेगा जंगल को, कहेगा क्या है ये तो उजाड़ है बिल्कुल, इसको खत्म करो, सारे पेड़ पाड़ काट दो, बिल्कुल बराबर करो, उसको प्लेन करो,
करो, वहाँ पे खेत बनाओ, वहाँ पे खेती करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो अलग नजरिए से देखते थे। यानी कि जंगल को देखने का दोनों का नजरिया जो था वो अलग अलग था। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपियन लोगों के लिए अदृश्य थे। ठीक है, यानी कि मूल निवासी समझ गए थे कि भाई अब यूरोपियन जो है अब यहाँ पे बसेंगे और अब हमारे लिए मुश्किल होगी, तो इन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए जिसको कौन नहीं जानता था, यूरोपियन लोग नहीं जानते थे। यूरोपियन लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जब भी यूरोपीय लोग किसी जंगल को देखते थे तो उनके दिमाग में क्या आता था कि इस जंगल को साफ कर देना है, काट देना है, साफ करके हमें क्या करना है, यहाँ पे मक्का उगाना है। मक्का उगाने से क्या होगा, मक्के से हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अंग्रेज अलग नजरिए से हर चीज को देखते थे। आगे देखते हैं। जेफरसन का सपना क्या था, एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाली यूरोपीय लोगों से आबाद हो। यानी जेफरसन नाम का एक अंग्रेज था, वो सपने देखता था कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पे छोटे छोटे खेत हो और उन खेतों में क्या हो, खेती हो रही हो, और सारे खेती करने वाले लोग कौन हो, सारे के सारे यूरोपियन हो, यानी सारे के सारे यूरोप के लोग हों। ठीक है, ऐसा ये सोचते थे। मूल निवासी जो थे वो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते थे, ना कि बिक्री के लिए, मुनाफे के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जो मूल निवासी लोग जो थे वो खेती जो करते थे, अंग्रेजों के आने से पहले जो भी खेती होती थी वो अपने परिवार को पालने के लिए होती थी। मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो किसी परिवार में 4 मेंबर हैं तो वो उतनी ही फसल उगाएंगे जिससे 4 मेंबर अच्छे से खाना खा सकें, उनकी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए कभी भी फसल नहीं उगाते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो बहुत तेज थे। ठीक है, और ये लोग जो थे ये जमीन के मालिक बनने को भी गलत मानते थे। जो मूल निवासी हैं उनको जमीन से भी कोई मोह लगाव नहीं है, वो जमीन को अपना खेती का साधन मानते हैं, खेती करेंगे, अपने लिए उगाएंगे। वो कभी भी मालिक बनने को अच्छी बात नहीं मानते थे। ये चीज उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बताती थी। ठीक है, जेफरसन सोचता था यार ये मूल निवासी कितने असभ्य लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। ना तो इनको जमीन से कोई मोह है, जमीन पे मालिकाना हक नहीं चाहते, जमीन के मालिकाना हक को ये गलत मानते हैं, और ये ज्यादा फसलें भी नहीं उगाते, तो इनके लिए तो ये बेवकूफ हो गए ना। तो क्योंकि अब मेरा नजरिया कुछ है, उसका नजरिया कुछ है, तो अंग्रेज इनको बेवकूफ समझ रहे हैं कि यार इनके पास तो इतने बड़े बड़े खेत हैं, ये चाहे तो बहुत पैसा कमा लें लेकिन ये तो पैसा ही नहीं बनाते। ठीक है, ये चाहे तो ना जाने क्या क्या कर दें लेकिन ये कुछ करते ही नहीं। तो इसलिए वो इसको क्या मानते थे, असभ्य मानते थे। जिन मुल्कों को आज हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वो 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए थे। ठीक है, आप जो कनाडा और अमेरिका आज आप समझते हैं वो 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। ठीक है, अपना वर्तमान क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा उस समय उनके कब्जे में था। आज आप देखते हो नॉर्थ अमेरिका, आपको कितना बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। आज आप देखते हो कनाडा, कितना बड़ा कनाडा आपको दिखाई देता है। लेकिन क्या पहले भी ये इतना बड़ा था? नहीं, पहले छोटा सा हिस्सा इनके हाथ में था। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा था, उस हिस्से को बढ़ाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आज जो इसका आकार है, इस आकार तक पहुंचने में इनको कई साल लग गए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्रों को खरीदा, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को खरीदा और युद्ध में भी बहुत सारे जमीन को जीता, और फिर जाके सबको मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ठीक है, इस तरीके से बना। ऐसे ही कनाडा जो था वो भी कई सारे क्षेत्रों को मिलके बनाए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा था, अपने आज का अमेरिका और आज का कनाडा जो देखते हो पहले छोटा होता था, बाद में ये लड़कर जीत कर खरीद कर तब जाके इन्होंने इसको इतना बड़ा बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी जो सरहद है, ठीक है, जो बॉर्डर है वो खिसकती रहती थी। खिसकने का मतलब है बड़ी होती रहती थी, वो नए नए क्षेत्र को जीतते रहते थे, तो वो होता रहता था। अब मूल निवासी भी जो थे वो पीछे खिसकने के लिए मजबूर थे। मूल निवासियों को वो हटा देते थे, वो पीछे चले जाते थे, वहां पे अंग्रेज आ जाते थे, फिर वहां से भी हटा देते थे और पीछे जाना पड़ता था। तो 19वीं सदी में अमेरिका का जो भूदृश्य था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। कभी छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, अमेरिका बहुत बड़ा होता हो गया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया जो था वो मूल निवासियों से अलग था। मूल निवासी जमीन पे मालिकाना हक को गलत मानते थे, लेकिन यूरोपियन थे वो चाहते थे ज्यादा ज्यादा जमीन लूट लो, सारी जमीन को काट पीट के उसको खेत बना दो, वो अलग नजरिए से देखते थे ना।
ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। अब देखो होता क्या था, एक रूल था कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन छोटा बेटा नहीं बनेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई यूरोप का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके दो बेटे हैं, यानी उसके कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक उसका छोटा बेटा है। अब जो बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा, वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, लेकिन छोटे बेटे को जमीन पे मालिकाना हक नहीं मिलेगा, वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अब छोटा बेटा क्या करे, अब मान लो वो चाहता है कि भाई मेरे को भी जमीन पे हक मिले, तो ऐसे ऐसे जो छोटे भाई थे, जो छोटे बेटे थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम चलते हैं अमेरिका, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करे, अमेरिका में आ गए। अमेरिका में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इनको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, जमीन को खरीद लेंगे तो इनकी जमीन हो जाएगी, वहां पे रहेंगे, खेती करें चाहे जो करें, ठीक है, तो इनकी खुद की जमीन हो जाएगी। जो जमीन के मालिक बनना चाहते थे वो यहाँ पे आके बसने लगे। फिर बाद में क्या होता है, जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे जो देश थे यहाँ से भी लोग आने लगे, जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी, यानी इनकी जमीनों को बड़े किसानों ने हड़प लिया था, तो ऐसे लोग जमीन का मालिक बनना चाहते थे, ठीक है। तो इनके पास कोई जमीन नहीं थी जिसको वो अपना कह सकें, तो इसीलिए ये लोग क्या करने लगे, ये अमेरिका की तरफ आने लगे। पोलैंड से आए हुए लोग प्रेरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था। अब ये प्रेरी क्या हो गया, ये स्टेपीज क्या हो गया, ये होते हैं घास के मैदान। आपने घास के मैदान अगर पढ़ा हो, दुनिया में अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े घास के मैदान है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेरी हो गया, स्टेपीज हो गया, पंपास हो गया, वेल्ड्स हो गया, ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो जो लोग पोलैंड से आए थे उनको प्रेरी के चरागाह में काम करना अच्छा लगता था। क्यों, क्योंकि वो अपने घर पे रहते थे जहाँ पे पोलैंड में, वहाँ पे स्टेपिस घास के मैदान थे, यानी घास के मैदान वहाँ पे भी थे ना, तो उनको वहाँ पे अच्छा लगता था। और यहाँ पे इनको फायदा क्या था, सबसे ज्यादा फायदा ये था कि बहुत कम पैसे में, यानी बहुत कम पैसे में बहुत बड़ी जमीन यहाँ पे खरीद सकते थे, जिससे इनको मजा आ रहा था कि भाई थोड़े से पैसे लेके आओ, अमेरिका में आके बस जाओ और बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लो, यानी कि थोड़े से पैसे में बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बन जाएंगे। तो ये इनको इसमें फायदा हो रहा था। फिर उन्हें जमीन की सफाई करके खेती का विकास कर दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे धान उगाया जा सकता है, ठीक है, तो इन्होंने धान की खेती शुरू कर दी, इन्होंने कपास उगाना शुरू कर दिया। और ये फसलें जो थी ना, ये यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, यहाँ पे उगाई जा सकती थी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, धान और कपास उगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अच्छे मुनाफे में इसको क्या कर सकते थे, इसको बेचा जा सकता था, तो इसलिए इनको बहुत बेनिफिट था। ये धान उगाते थे, कपास यानी कि कॉटन उगाते थे, ठीक है, इससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। आगे देखो, अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन्होंने शिकार करके जानवरों को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इनके खेतों में खेती कर रहे हैं ये, ठीक है, अब खेती करते हैं तो जंगल आ जाते हैं, कभी कभी जंगल जो है इनके खेतों पे, इनकी फसलों पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि अगर जंगली जानवरों से अपनी फसलों को हमें बचाना है तो हम क्या करते हैं, सारे जानवरों को ही मार देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जानवरों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। जितने भी जानवर इनको दिखते थे उसको मार के ही समाप्त करने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1873 में कटीले तारों की खोज हो जाती है, यानी अब कटीले तार आने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित तब महसूस करने लगे जब इनके पास ये आ गया। कटीला तार जानते हो आप, खेतों के एंड में बाड़ लगा दी जाती है, ठीक है, और इस तरीके से कटीले तार बांध देते हैं। अब ये इसमें कांटे लगे होते हैं, नुकीले नुकीले, तो जानवर इससे बचते हैं, ठीक है। तो इससे खेत के चारों साइड लगा के इसको, खेत को सुरक्षित कर लिया जाता है, तो इससे इनकी फसलें बर्बाद होने से क्या होती है, बच जाती है, ठीक है। आगे देखो, फिर घर के बाहर काम करने के नज़रिए से जो दक्षिणी इलाका था, वहाँ की जो जलवायु थी वो यूरोप के मुकाबले काफ़ी गर्म थी। यूरोप में बहुत ठंडी जलवायु होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जलवायु थी वो काफ़ी गर्म थी। और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश को ऐसा अनुभव रहा कि यहाँ पे दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए। अब देखो क्या था, यहाँ पे ना एक प्रथा थी जिसको कहा जाता है दास प्रथा। दास प्रथा में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको गुलाम बना लिया जाता है, अपना दास बना लिया जाता है, और इन लोगों से सारा काम कराया जाता है। काम चाहे उससे खेती का काम करवाओ, चाहे उससे घर का काम करवाए, XYZ आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो क्योंकि वो गुलाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था,
मूल निवासी जो थे वो बड़ी संख्या में, जो दास मूल निवासी जो थे बड़ी संख्या में मौत का शिकार हो गए यानी मर गए। तो इसलिए अब बगान के जो मालिक थे, जिनके बड़े बड़े बगान थे, उनको बगान में काम तो करवाना था ना, काम कराने के लिए उनको दास चाहिए थे। तो उन्होंने क्या करा, अफ्रीका से खरीदना शुरू कर दिया, अफ्रीका से इन्होंने दास को मंगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार से दास की लाइफ होती थी उस समय में। तो दास प्रथा जो थी वो बहुत बेकार होती थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो दास प्रथा का विरोध करते थे, यानी दास प्रथा विरोधी जो समूह थे उनके विरोध के चलते दास के व्यापार पे रोक लग गई। यानी कि जब लोगों ने दास प्रथा का विरोध करना शुरू करा तो दास प्रथा को बैन कर दिया गया, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, यानी जो अफ्रीकी अमेरिका में थे, वे और उनके बच्चे तो दास बने रहे ना, यानी नए दास नहीं खरीदोगे, लेकिन जो पुराने दास पहले से अमेरिका में हैं उन पे थोड़ी कोई बैन लगाए। वो और उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो आगे भी दास बनते रहेंगे, ये चलता रहा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तर राज्य थे, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे अर्थव्यवस्था बगानों पे निर्भर नहीं थी, जहाँ पे बगान नहीं होते थे, वहाँ पे दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दास की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक अमानवीय प्रथा थी, उनके साथ बहुत गलत किया जाता था। 1861-1865 में दास प्रथा को जारी रखने वाले मतलब दो तरह के लोग हो गए। एक लोग वो हो गए जो कहते हैं दास प्रथा होनी चाहिए, यानी उसको जारी रखना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं दास प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। इनके बीच में हो जाता है युद्ध। ठीक है, एक तरफ दास के सपोर्टर हैं और एक तरफ दास के प्रथा के विरोधी हैं। इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और जीता कौन, जो दास के विरोधी थे, यानी जो दास प्रथा के विरोधी थे वो जीत गए, और दास प्रथा को पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया कि कोई भी दास नहीं रखा जाएगा, सबको आजाद किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अफ्रीकी मूल के जो अमेरिकी जो नागरिक थे उनको लंबे समय तक अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, और 20वीं सदी में आकर कहीं इनको जाके थोड़ी सी मतलब आज़ादी मिली। ठीक है, तभी स्कूलों में और ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई, यानी कि बहुत बाद में इनको इस चीज़ से राहत मिली। जो कनाडा की सरकार थी, कनाडा की सरकार के सामने समस्या थी कि जो लंबे समय तक हल नहीं हो रही थी। अब वो समस्या क्या है जो लंबे समय तक हल नहीं हो रही, समझिए। 1763 में ब्रिटिश लोग जो थे, यानी अंग्रेज जो थे, इन्होंने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। यानी अंग्रेजों ने, ठीक है, फ्रांस का कब्जा किस पे होता था, कनाडा पे होता था, फ्रांस का। अब ब्रिटेन जो था उसने फ्रांस को हरा दिया और कनाडा को जीत लिया। ठीक है, वहां पे जो फ्रांसीसी सेटलर थे वो लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे अपनी। तो 1867 में क्या होता है, कनाडा को स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ घोषित कर दिया जाता है, अलग अलग राज्यों का। ठीक है, और इस समस्या का सुलझाव हो जाता है कि चलो ठीक है, आपको एक महासंघ बना देते हैं जिससे कि सभी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपनी जगह से, अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। यानी मूल बासिंदे जहाँ पे हमेशा से रहते आए हैं, जो इनकी खुद की जमीन है, इनकी ही जमीन से इनको निकाल दिया जा रहा है, यानी इनको बेदखल किया जा रहा है। इस टॉपिक को अब हम समझते हैं डिटेल में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का, अपनी कॉलोनी का विस्तार किया, वैसे वैसे क्या हुआ, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है, उनको जो पैसा दिया गया, मूल निवासियों से उनकी जमीन खरीद ली गई कम पैसों में, यानी बहुत कम पैसे में उनसे उनकी जमीन खरीद ली और उनको वहां से भगा दिया गया। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पे जो अमेरिकन है, अमेरिकन मतलब जो यूएसए के जो यूरोपियन है, ठीक है, यूएसए के जो यानी यूएसए में जो यूरोपियन आ रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा क्या किया गया, जो मूल निवासी हैं उनके साथ धोखे से उनकी ज़्यादा ज़मीन ले ली गई। ठीक है, जितना उनको बताया गया उतनी ज़मीन उससे ज़्यादा ले ली गई, और पैसा देने के मामले में भी उनके साथ क्या कर दिया गया, वादा खिलाफी कर दी, यानी उनके साथ धोखाधड़ी की गई। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे, कहते थे ठीक है इनके साथ होना चाहिए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, ठीक है, वे इस आधार पर अपने आप को सही बता रहे थे कि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब वो कह रहे थे कि भाई मूल निवासियों से अच्छा वो जमीन छीन ली,
वो कहाँ उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे थे, वो उसका ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाते थे, ज़मीन फालतू में पड़ी रहती थी। इसलिए ज़मीन उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए, इस अच्छा हुआ उनसे ज़मीन ले ली, ऐसे ऐसे बहाने बनाए जा रहे थे। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। वो इस बिना पर मूल निवासियों की आलोचना करते थे, कहते थे कि मूल निवासी आलसी हैं। समझ रहे हो, कहते थे मूल निवासी आलसी हैं, इसलिए बाजार के लिए उत्पादन करने में अपना जो कौशल है उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब ये सोचो, मूल निवासी उतना ही उगाना चाह रहे हैं जितनी उनकी जरूरत है, वो नहीं बेचना चाह रहे हैं, ज्यादा बेचने के लिए चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आलसी हैं, ज्यादा तो वो उगाते नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने, ढंग के कपड़े कौन से होते थे इनकी नज़र में, जो अंग्रेज कपड़े पहनते थे वो बहुत अच्छे कपड़े होते थे, बहुत ढंग के कपड़े होते थे, यानी जो अंग्रेज कपड़े पहने वो ढंग के कपड़े हैं, ऐसा मानते थे। यानी ढंग के कपड़े पहनने में इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, अंग्रेजी सीखने में इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि ये तो मरने के लायक है, मर खपने के लायक है, मरन दो इनको, मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा सोचते थे, किसके बारे में, मूल निवासियों के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरी यानी जो घास के मैदान थे उसकी सफाई की गई, जितनी जंगल थे जंगलों को काटा गया, और जंगल की जो भैंसें थी उन भैंसों को भी मारा गया। ठीक है, और एक फ्रांसीसी लिखता है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लिप्त हो गया, लिप्त हो जाएगा, यानी कि जानवर के साथ साथ ये जो मूल निवासी है ना ये भी खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। इस बीच मूल निवासी जो है पश्चिम की ओर धकेल दिए गए, उन्हें स्थायी तौर पे रहने के लिए जमीन दे दी गई पश्चिम की तरफ की, लो भाई ये तुम्हारी जमीन है, अब तुम यहीं रहो, इसके बाहर मत निकलना भूल के भी। लेकिन अक्सर क्या होता था, उनको उनकी जगह से बेदखल होना पड़ता था, और जब उनकी जमीन के अंदर सीसा सोना या कोई तेल खनिज वगैरह मिल जाए तो उनको वो जमीन भी चली जाती थी। एग्जाम्पल, जैसे जो मूल निवासी जिस जगह पे रहते थे उस जगह से तो उनको भगा दिया गया। ठीक है, अब उनको दे दी गई दूसरी जगह, उन्हें बोला गया यहाँ रहो, और मान लो वहां पे अगर कहीं गलती से उनकी जमीन में कोई संसाधन खनिज संसाधन निकल जाए तो उनसे वो जमीन भी छीन ली जाती थी, कहीं और भगा दिया जाता था। यानी इनके साथ मूल निवासियों के साथ बहुत क्या हो रहा था, यहाँ पे गलत हो रहा था। मूल निवासी जो थे वो छोटे से इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिए गए, यानी कैद कर दिए गए, और उस छोटे से इलाके को क्या कहा जाता था, रिजर्वेशन, यानी इसको आरक्षण कहा जाता था। रिजर्वेशन यानी कि ये जो जगह है वो रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है, मूल निवासियों के लिए। और प्राय ये जो जमीन होती थी ये ऐसी जमीन होती थी जिससे उनका पहले का कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है, क्योंकि मूल निवासी रहते थे किसी जगह पे, जिस जगह पे वो रहते आ रहे हैं सदियों से, उस जगह से एक लगाव होता है। ठीक है, आप जिस जगह पे रह रहे हो आपका उस जगह से कोई लगाव हो जाएगा, आप कभी उसको छोड़ के जाओगे 10 साल बाद आओगे तो आपको बहुत महसूस होगा कि ये वो गलियां, ये वो रास्ते हैं जहाँ पे हम रहते थे, ये हमारे खेत हैं, आपको एक लगाव होता है। ऐसे ही इनको अपनी जमीनों के साथ लगाव था, उनको उनकी जमीन से उखाड़ के दूसरी जगह फेंक दिया जहाँ पे उनका कुछ लेना देना नहीं है, यानी जिस जमीन से उनका कोई रिश्ता नहीं होता उस जगह पे उनको फेंक दिया गया। और ऐसा नहीं था कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी, ये भी मत सोचना कि उन्होंने आसानी से अपनी जमीन छोड़ दी। कई बार उनका उनकी फौज से, उनकी जो सेना थी उससे लड़ाई भी हुए, विद्रोह भी होते थे उनके, बहुत बार विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उनके विद्रोह को दमन कर देते थे, यानी कि खत्म कर देते। ठीक है, तो ये हो जाता है टॉपिक। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके पेपर में आता ही है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो ये है गोल्ड रश। गोल्ड रश देखते हैं, देखिए क्या था। ऐसा उम्मीद की जाती थी, हमेशा से ऐसा कहा जाता था कि जो उत्तरी अमेरिका है ना, जो नॉर्थ अमेरिका है, उसकी धरती के नीचे सोना है, यानी गोल्ड है। तो 1840 के समय की बात करें तो जो यूएसए है यहाँ पे कैलिफोर्निया में सोने के कुछ सबूत मिल गए, यानी गोल्ड के कुछ सबूत मिले, इसी को गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, यानी इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। अब गोल्ड रश का मतलब क्या है ये समझिए। गोल्ड रश का मतलब है, एक मतलब अफवाह फैल गई थी, अफवाह ये फैल गई थी कि जो अमेरिका है वहाँ पे जमीन के नीचे बहुत सारा सोना है। तो सारी दुनिया से, मतलब यूरोप से खासकर हजारों की संख्या में लोग जो थे, यूरोपियन लोग जो थे, वो चुटकियों में अमीर बनना चाहते थे, रातों रात अमीर बनना चाह रहे थे। ठीक है, इसको चुटकियों ही पढ़ना, कहीं आप कुछ और पढ़ो। तो देखिए जो यूरोपियन थे ना, उन वो बहुत लालची थे, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया। उनको जैसे ही पता लगा भाई अमेरिका में सोना है तो वो रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के सपने देखने लगे। तो इन्होंने क्या करा, वो उम्मीद लेकर अमेरिका में आए, ठीक है, कि हम वहां जाएंगे, सोना निकालेंगे और बेचेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी मजदूर जो थे वो नियुक्त किए गए। इसी को गोल्ड रश कहा जाता है, जिसमें मतलब एक अफवाह फैली थी, लोग वहां पे जाने लगे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका
रेलवे का जो काम था वो 1870 में पूरा हो गया था, और कनाडा की बात करें तो 1885 में यहाँ पे रेलवे का काम पूरा हो गया था। तो एक एडिट कार्नेगी नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने स्कॉटलैंड से ये आया हुआ था और एक गरीब आप्रवासी था, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में ये शामिल हुआ, यानी कैसे मतलब यहाँ पे आके ये अमीर हुआ। इसने कहा कि जो पुराने राष्ट्र होते हैं ना, वो बिल्कुल धीमी गति से विकास करते हैं, लेकिन जो नया गणराज्य है, खासकर वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा था, यहाँ ये एक्सप्रेस की गति से भागते हैं, यानी बहुत तेजी से भागते हैं। यानी कि इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है ये समझिए। अगर आप किसी यूरोप के देश में अगर रह के पैसा कमाना चाहोगे तो आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर आप किसी नए देश में जाओगे, अमेरिका जैसे देश में, वहां पे आप बहुत तेजी से पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था ये। आगे देखो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे का कारण भी एक यही था कि बड़े किसान जो थे उन्होंने छोटे किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी, उनको वंचित कर दिया था। अब छोटे किसान बचे नहीं, उनके खेत बचे नहीं, तो जो छोटे किसान थे अब जमीन से वंचित हो गए। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम कारखानों में जाके नौकरी करने शुरू कर दें। अब खेती के लिए जमीन तो है नहीं, तो क्यों ना हम नौकरी शुरू कर दें, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका में बहुत सारे उद्योग लगाए जा रहे थे, उद्योग लग रहे थे तो वहां पे रोजगार हो रहा था, तो बहुत सारे लोग ना उद्योग में नौकरी करने के लिए भी आ रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे कारणों से यहाँ पे उद्योग विकसित हो रहे थे। उद्योग विकसित क्यों हो रहे थे, क्यों, देखो, क्योंकि रेलवे आ रही थी, तो रेलवे के लिए सामान बनाने के लिए उद्योग लगाए गए। दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा रहा था, जोड़ा जा सके इसलिए उद्योग लगाए गए। और बहुत सारे ऐसे यंत्र जो उपकरण होते हैं, ठीक है, इसको बनाया जाने लगा था जिनसे बड़े पैमाने पर खेती को आसान बनाया जाने लगे। यानी खेती के औजार भी बनाए जाते थे, ये भी कारखानों में बनाए जाते थे, तो इसलिए उद्योग बहुत तेजी से लगाए जा रहे थे, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखाने बहुत तेजी से बढ़े। 1860 में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थतंत्र है, ठीक है, वो अविकसित अवस्था में था, यानी डेवलप नहीं था। लेकिन 1890 में, यानी 30 साल में ही देखें तो दुनिया का सबसे बड़े औद्योगिक शक्ति में देखें तो इसका नाम आता था। यानी कि 30 साल पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन 30 साल में इतना ज़्यादा उद्योग के मामले में ये डेवलप हो गया। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, यानी खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाने लगी। बड़े बड़े जो इलाके होते थे, जहाँ जंगल होते थे, उन जंगलों को साफ किया और साफ करके क्या बनाया, खेत बना दिया, और वहां पे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खेती की जाने लगी। 1890 के आसपास देखें तो जंगली भैंस जो थी उसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। यानी जंगली भैंस जो जंगलों में रहती थी उनको पूरी तरीके से उन्मूलन करने का मतलब है मार डालना, खत्म कर देना, यानी उनको खत्म करके नष्ट कर दिया। और इस तरह शिकार वाली जो जीवनचर्या होती थी, कभी मूल निवासी शिकार करते थे, अब वो शिकार ही नहीं बचा, तो अब कैसे रह सकते हैं। यानी जो मूल निवासियों की जो शिकार वाली जिंदगी जो वो सदियों से जीते चले आ रहे थे, अब वो खत्म हो गई, क्योंकि अब शिकार करने के लिए जानवर ही नहीं बचे, क्योंकि सारे जानवर तो इन्होंने मार दिए। बदलाव की लहर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो मूल निवासी थे, ठीक है, इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यानी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 1928 में लेवाइस मैरियम जो है, इनके निर्देशन में एक कार्यक्रम संपन्न होता है, एक सर्वेक्षण आता है, एक सर्वे होता है, ठीक है, जिसमें प्रकाशित होता है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो रिजर्वेशन है, यानी जहाँ पे मूल निवासी रहने के लिए जो जगह मिली हुई है रिजर्वेशन, वहाँ पे जो मूल निवासी रहते हैं उनके साथ जो बुरी स्थिति है, ना उनको हेल्थ अच्छी मिलती है, ना अच्छी एजुकेशन मिलती है, उसके बारे में बहुत ही दर्दनाक चित्रण किया गया। यानी कि अभी तक क्या था, इनके बारे में मूल निवासियों के साथ कितना गलत हुआ कोई सुनने को नहीं था, लेकिन अब जाके यहाँ पे इनके बारे में लिखा जाने लगा, और इनके बारे में ये लिखा गया कि कितना उनके साथ वहाँ पे गलत होता है। यानी कि किसी ने शुरुआत करी इनके बारे में, ठीक है। फिर जो गोरे अमेरिकी थे, इनके मन में ना कहीं मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी, क्योंकि गोरे अमेरिकी जो थे ये समझते थे कि इनके साथ कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्हें अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से रोका जाता था, और साथ साथ नागरिकता के लाभों से भी इनको वंचित रखा जाता था, नागरिकता भी नहीं मिलती थी। तो इसने क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा कानून बनाया और एक बड़ा परिवर्तन करा। वो क्या था कि 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासी जो थे उनको जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। यानी कि अब वो चाहे मूल निवासी तो जमीन भी खरीद सकते हैं, उनको अधिकार मिल गया, और चाहे तो वो लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोन ब्याज पे पैसा भी ले सकते हैं।
1950 और 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने जो मूल बासिंदे थे इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान को खत्म करके ये सोचा कि इनके लिए विशेष प्रावधान खत्म करो और इनको मुख्य धारा, इससे ये क्या होंगे, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, यानी सबके साथ एक साथ हो जाएंगे, यानी कि ये यूरोपियन की संस्कृति को अपना लेंगे, अंग्रेजों की तरह रहने लगेंगे। लेकिन जो मूल बासिंदे थे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी मूल निवासी हो, वो कभी भी बाहर की संस्कृति को नहीं अपनाता, उसकी जो जंगल की संस्कृति है, जो उसकी पुराना परंपरा है, वो उसी को मानता है। ठीक है, फिर 1954 में क्या होता है कि मूल निवासियों के द्वारा तैयार किए गए जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट था, इसमें इस शर्त पे संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की गई कि रिजर्वेशन जो है वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी कि जो इनको रिजर्वेशन मिल गया है, जो जगह मिल गई है, वो कभी भी इनसे वापस नहीं ली जाएगी। ठीक है, जब इनको यह आश्वासन दिया गया तो इन्होंने क्या करा, उसकी नागरिकता लेनी स्वीकार कर ली और इनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। यानी इनको दो चीज़ों का आश्वासन दिया गया कि आपको जो ज़मीन मिली है रिजर्वेशन में वो हम नहीं वापस लेंगे, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आप जैसा जीना चाहो वैसे जियो, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तब इन्होंने क्या करा, उनकी नागरिकता को स्वीकार करा, नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली। आगे देखो क्या होता है। कुछ ऐसी चीज़ें कनाडा में भी होती है। 1969 में सरकार जो है वो घोषणा करती है कि वो आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। ठीक है, यानी आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध किया और खूब धरना प्रदर्शन करा और खूब चर्चा हुई, वाद विवाद हुई, पूरी एक श्रृंखला हुई। ठीक है, मीटिंग्स की गई। फिर 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों को जो उनके मौजूदा आदिवासी अधिकार हैं, ठीक है, उसके लिए एक समझौता किया गया और उनको स्वीकृति मिल गई। ठीक है, और यह सवाल हल नहीं हो पाया, यानी स्वीकृति तो मिल गई पर यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत कुछ फैसले लेने अभी बाकी थे। ठीक है, अब ये बहुत साफ हो चुका था कि दोनों मुल्कों के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने में अपने अधिकारों के लिए दावेदारी करी। बेशक से इनकी संख्या कम हो गई हो, लेकिन इन्होंने हमेशा से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और ये अपनी परंपरा को अपने तरीके से मानने के लिए, ठीक है, बाध्य थे और किसी दूसरे की संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते थे। और खास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार को लेकर इनकी दावेदारी थी कि ये हमारी जमीन है, यहाँ पे हम रहते आए हैं। ठीक है, ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे, पहले नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने दावेदारी करनी शुरू कर दी थी कि भाई हमारी जमीन है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का एक लंबा इतिहास है। बहुत पहले से मानव यहाँ पे रहता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य या आदि मानव, ठीक है, जिसको हम एम्बोरिजिनीज कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़े भू सेतु से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, जो कि न्यू गिनी जो क्षेत्र है वहाँ से ये लोग आए थे और इतने साल पहले से रह रहे हैं। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, ठीक है, बल्कि ये हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के थे। जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका कहना है कि हम बाहर से नहीं आए, हम तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। वो 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से लेकर 750 समुदाय हैं, इनके ग्रुप्स हैं और हर समुदाय की अपनी एक भाषा होती थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इनकी 200 के करीब भाषा आज के समय में भी बोली जाती है मूल निवासियों की। ठीक है, देसी लोगों का एक और विशाल समूह जो था वो उत्तर में रहता था, जो कि टॉरेस स्ट्रैप जो टापूवासी हैं इनको कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है बहुत छितराई हुई है, इधर उधर बिखरी हुई है। ज़्यादातर जो शहर हैं यहाँ पे वो समुद्र तट है ना ऑस्ट्रेलिया का, उस किनारे बसे हुए हैं। और 1770 में अंग्रेज यहाँ पे पहली बार पहुंचे थे और धीरे धीरे वो यहाँ पे आने शुरू हुए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपियन जो सेटलर आए थे, जो यहाँ पे बसे थे, वो मूल निवासी और जमीन के बीच में आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता था। क्योंकि देखो, जो मूल निवासी होते हैं ना, पूरी दुनिया में कहीं भी हो एक ही जैसे होते हैं, उनका रहन सहन एक जैसा होता है, वो जंगलों से जुड़े होते हैं, उनकी प्राचीन परंपराएं होती है, उसको वो मानते हैं। तो हर जगह अगर आप देखोगे तो एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 300 साल पहले हुई थी, जब अंग्रेज वहाँ पे बसने शुरू हुए थे। फिर मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जो जत्था था, उसका जो ग्रुप था, उसके जो ब्यौरे मिलते हैं, उसमें पता लगता है कि मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में ये बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण थे। लेकिन जब एक मूल निवासी को कुक की हत्या कर दी, यानी मूल निवासी ने कुक को मार दिया, तब से ब्रिटिशों का रवैया जो था वो इनके प्रति बिल्कुल उलट गया था। फिर यूरोपियन लोगों के आगमन
को सभी जो मूल बासिंदे हैं इन्होंने खतरे की तरह नहीं देखा, क्योंकि जो मूल निवासी होते थे ना वो अंग्रेज जब आते थे यहाँ पे तो उसको खतरे की तरह नहीं देखते थे, बल्कि अपने दोस्त की तरह मिलते थे उनसे। उनको नहीं पता था कि ये कितने ज़्यादा मतलब लालची लोग हैं। फिर ब्राज़ील में पुर्तगाली जो कैदी थे इनको बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद किया गया जब उनका हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पे उतारू कर दिया। अब क्या होता था, ब्राज़ील में जो पुर्तगाली कैदी होते थे उनको यहाँ पे बसा दिया जाता था। अब ये इनके साथ क्या करते थे, गलत तरीके का बर्ताव करते थे। तो अंग्रेजों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में ये यही तरीका अपनाया था। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो शुरुआत में जो सेटलर थे वो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, ज़्यादातर सेटलर इंग्लैंड से आए थे। हुआ क्या था देखो, इंग्लैंड में जो जेल में जो कैदी होते थे, ठीक है, अब उन्होंने वहाँ कोई क्राइम करा होगा इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने उनकी सज़ा पूरा होने के बाद यानी उनके कारावास पूरा होने पर उनको कहा कि तुम्हें ब्रिटेन में वापस नहीं लौटना है, ठीक है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, यानी कि तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहाँ पे स्वतंत्र होकर अपनी ज़िंदगी जियो, पर ब्रिटेन में मत आना दोबारा। तो इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लोगों को बसा दिया। तो अपने क्षेत्र में इतने, यानी जो ब्रिटेन था वो बिल्कुल अलग था, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है। जब वो अपने क्षेत्र से बिल्कुल अलग इलाके में जाके बिना किसी सहारे के जिंदगी जीनी पड़ी उन्हें, तो वहाँ पे वो आ गए, ठीक है। उन्होंने खेती के लिए जो ज़मीन मिली थी वो मूल निवासियों को निकाल कर बाहर फेंकने में उनको कोई झिझक नहीं थी, मूल निवासियों को वहाँ से निकाल के फेंक दिया। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक विकास है वो अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। आगे देखो क्या होता है। फिर भेड़ों के यहाँ पे बड़े बड़े फार्म थे, यहाँ पे खाने थी। इसके पश्चात भी मदिरा बनाने हेतु अंगूर का बाड़ा और गेहूं की खेती लंबे समय से यहाँ पे कराई जाती थी, जिसके लिए काफ़ी क्या लगता था, मेहनत लगती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिश्रम से विकसित हुई थी। यानी यहाँ पे गेहूं के जो खेत बनाए गए थे, अंगूर जो होता था वो बहुत मेहनत से विकसित हुआ था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार करी। जब राज्यों को मिलाया गया, ठीक है, अलग अलग राज्यों को, और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए इन्होंने बुल व्हीट गोल्ड, ठीक है, नाम सुझाव दिया। यानी कि इन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया की क्या करते हैं, एक राजधानी बना देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने के लिए बात चल रही थी, तो उन्होंने सोचा उसको क्या नाम दिया जाए, ठीक है। तो ये नाम सजेस्ट किया गया था, वूल व्हीट गोल्ड, ठीक है, ये नाम याद रखना, वूल व्हीट गोल्ड नाम सजेस्ट किया गया था, सुझाव दिया गया था। अब बदलाव की लहर देखते हैं यहाँ पे कैसे चेंजेस होते हैं। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ भी मूल निवासियों को नए रूप से समझने की चाहत जग चुकी थी, क्योंकि मूल निवासियों को लोग जानना चाहते थे। उनकी जो विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में इनको जानते थे। ये लोग प्रकृति और जलवायु को समझते थे, ठीक है, अपने तरीके से समझते थे सारी चीज़ों को। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझते थे जिनके पास अपनी कथाएं थी, अपनी जो चित्रकारी, कपड़ा को बनाने की जो हस्तशिल्प की कला थी, ठीक है, और ये इस चीज़ को बहुत सम्मान करते थे, आगे चलाते थे। हेनरी रेनोल्ड्स जो हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, वाई वरंट वी टोल्ड, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या रखा, इन्होंने इस किताब में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जो है, इतिहास लेखन उस समय के ढर्रे की भर्त्सना करी। यानी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास उस समय में लिखा गया था ना, उसका विरोध करा, ठीक है, जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास शुरू माना जाता है। उन्होंने जो कैप्टन कुक थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गए थे, ठीक है, उनकी बारे में जो पहले इतिहास लिखा गया था, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ के मूल निवासियों की जो कल्चर था, संस्कृति था, उन्होंने उसका अध्ययन किया और विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना हुई, ठीक है, और उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा। फिर जो आर्ट गैलरीज थी, यहाँ पे जो देसी कला थी, ठीक है, उनको लगाया गया, उसकी पेंटिंग वगैरह लगाई गई। देसी संस्कृति को समझने वाले कई कल्पनाशील तरीके से कमरों के जो कमरे होते थे, वहाँ पे संग्रहालय जो था, वहाँ पे संग्रहालय में यानी म्यूजियम में अलग अलग कमरे बनाए गए इनके लिए। और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू करा, ठीक है, और सब कुछ लिखा कि कैसे वो यहाँ पे आए, कैसे शुरुआत हुई, क्या उनके पूर्वज करते थे, कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मूल निवासियों के बारे में लिखी गई। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी ऐसे ही जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ
गायब हो सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी सही समय पे शुरुआत हो गई, आप ये कह सकते हो कि मूल निवासियों का इतिहास फिर भी देखने को मिलता है। तो 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की जो राजकीय नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसमें मूल निवासियों की जो संस्कृति थी और यूरोप और एशिया के जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी जो तरह तरह की संस्कृति थी, सबका सम्मान किया गया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी है उसमें जो मूल निवासी हैं उनके इस कल्चर का भी सम्मान किया जाता है, और जो यूरोप से या एशिया से जो लोग जाए थे उनके कल्चर का भी सम्मान किया जाता है, यानी सभी की संस्कृतियों का सम्मान किया गया, ठीक है। फिर 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी थी, इनकी जो मीटिंगें होने लगी, उसमें मानव अधिकार जो वर्ड है ये सुनाई देने लगा, तो ऑस्ट्रेलिया की जनता को ये महसूस हुआ कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, इनके विपरीत ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपीय लोग हैं इनके द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। यानी कि किस तरीके से इनकी जमीन ले ली गई, वो भी कोई बॉन्ड वगैरह कुछ बनाया नहीं गया, ठीक है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। इसका मतलब क्या होता है, जो किसी की ना हो, यानी एक ऐसी जमीन जिसका कोई मालिक ना हो। इसके अलावा वहां पे अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए जो लोग थे, ठीक है, उनके बच्चों का भी एक लंबा इतिहास था, वो भी यहाँ पे लिखा गया। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण फिर तहकीकात शुरू हुई और बहुत सारे फैसले लिए गए, और एक इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, ठीक है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। यानी कि मूल निवासी यहाँ पे लंबे समय तक रहते आए हैं, जमीन के साथ इनका पवित्र संबंध है, एक रिश्ता है, और हमको क्या करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। दो पिछली गलतियों, कहते हैं कि हमें पिछली गलतियों को तो धो नहीं सकते, क्योंकि भाई कितना गलत करा मूल निवासियों के साथ, उनकी जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया, उनको दास बनाया गया, उनके साथ कितना गलत हुआ। कह रहे हैं कि जो गलतियां हो गई है ना, ठीक है, उनको वापस से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गोरे और रंग बिरंगे लोग हैं इनको अलग थलग रखने की जो कोशिश की गई है, ठीक है, बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से हमको माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट की जो मैंने 4-5 स्लाइड बताई है, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो गोल्ड रश तक है वही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां तक आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।